आज का मुझे विषय दिया गया है आदर्श अध्यक्ष कौन। अब मेरे सामने थोड़ी सी कठिनाई पैदा हो गई। 500 से ज़्यादा सभाएं हैं। यदि मैं कलकत्ता के अध्यक्ष को आदर्श कह दूं तो दिल्ली वाला बोलेगा महाराज हमने क्या बिगाड़ा था। दिल्ली वाले को कहूं तो मुंबई वाला नाराज होगा। अब मुझे नहीं पता कि दिल्ली वाला आदर्श है या देवगढ़ वाला, कलकत्ता वाला आदर्श है या केलवा वाला, मुंबई वाला आदर्श है या मोमासर वाला। मैंने इसका समाधान दूसरे तरीके से निकाला है। हमारे परम पूज्य आचार्य भिक्षु के पास कुछ विरोधी लोग पहुंचे और बोले महाराज ये बताओ, ये जो है इनमें साधु कौन है असाधु कौन है। आचार्य भिक्षु ने देखा कि अब कह दूं ये साधु है ये असाधु है तो बिना मतलब झगड़ा बढ़ेगा। आचार्य भिक्षु ने एक दृष्टांत देते हुए कहा भाई सुनो कि एक वैद्य के पास एक अंधा आदमी गया और उसने पूछा कि महाराज इस गांव में नंगे कौन है और कपड़े वाले कौन है। वैद्य ने कहा भाई मैं तेरी आंखें ठीक कर देता हूं और फिर तू अपने आप देख लेना कि नंगा कौन है कपड़ा वाला कौन है। तो वैसे ही मैं तुम्हें साधुओं की पहचान बता देता हूं कि साधु कौन होता है असाधु कौन होता है। अब तुम अपने आप देख लेना कि साधु कौन असाधु कौन। तो मैं उसी बात को फॉलो करना चाहता हूं कि आदर्श अध्यक्ष कौन, तो मैं उसकी पहचान आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देता हूं। फिर आप लोग दूसरों की समीक्षा करने की बजाय अपनी अपनी समीक्षा कर लें कि मैं आदर्श अध्यक्ष हूं या नहीं, क्योंकि दूसरों की समीक्षा तो हमेशा ही करते हैं। इन कसौटियों पे मैं खरा उतरता हूं या नहीं, अपनी अपनी समीक्षा करें तो पता चल जाएगा कि आदर्श अध्यक्ष कौन। मैं सोचने लगा कि आदर्श अध्यक्ष की कसौटियां क्या क्या हो सकती है। तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बन गई। मैंने कहा इतना लंबा यदि लिस्ट रख दूंगा तो सभी जन बोल देंगे महाराज नहीं बनना आदर्श, क्योंकि बहुत सारी क्राइटेरिया है। फिर भी कुछ क्राइटेरिया ऐसी होती है जो उसमें अनिवार्यतया होनी ही चाहिए। आप लोगों में से अनेक अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं और अनेक ऐसे व्यक्ति साथ में आए हैं जो अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं। शायद अगली बार या उसके अगली बार में वे अध्यक्ष बन के आएंगे तो पहले से सुन लें। और बहुत से अध्यक्ष ऐसे हैं जो यहाँ पे उपस्थित तो नहीं हुए हैं, पर कोई ना कोई अध्यक्ष या मंत्री उनको भेज ही देगा कि भैया तेरी कसौटी यही है, अपने आप को तोल लेना। क्योंकि आजकल मीडिया इतना फास्ट है कि सब लोगों को पता चल जाएगा कि आदर्श अध्यक्ष कौन। तो इसलिए जितने अध्यक्ष सुन रहे हैं या सुनेंगे वे थोड़ा सा सजग हो जाएं कि लोगों को भी पता चल रहा है कि आदर्श अध्यक्ष कौन होता है। सबसे पहले जो अध्यक्ष हो, अध्यक्ष अपने आप में एक दृष्टि से देखा जाए तो विशिष्ट व्यक्ति होता है। विशिष्ट इसलिए होता है क्योंकि समाज ने उसके नेतृत्व को स्वीकार किया है, इसलिए वो विशिष्ट है। और यदि समाज ने उसके नेतृत्व को स्वीकार किया है तो उसका आचरण समाज के लिए अनुकरणीय होना चाहिए। यदि उसके आचरण से लोगों को अनुकरण की प्रेरणा न मिले तो वह अध्यक्ष आदर्श अध्यक्ष नहीं हो सकता। आदर्श अध्यक्ष कौन होगा? जो निष्ठावान हो, जिसके मन में संघ और संघपति के प्रति अगाध निष्ठा हो, अटूट श्रद्धा हो, वह अध्यक्ष ही आदर्श अध्यक्ष बन सकता है। आपके सामने किसी ने यदि संघ और संघपति की उतरती बात कह दी और आप यदि चुपचाप भी सुन गए तो आप आदर्श नहीं हो। संघ संघपति की किंचित भी उतरती बात सुन के हमें उसका प्रतिकार करना चाहिए, हमें उसका मजा नहीं लेना चाहिए और न ही मौन रहना चाहिए। यह आदर्श अध्यक्ष की निशानी है। गुरुदेव ने कोई इंगित दिया और उसके ऊपर में यदि कोई क्वेश्चन मार्क लग गया तो फिर समर्पण कैसा? समर्पण तो वो होता है
कि आज्ञा ही नहीं, इंगित ही नहीं, ये पता चल जाए कि गुरुदेव की इच्छा यह है, तो वह भी हम लोगों के लिए ब्रह्म वाक्य के समान होना चाहिए। यह आदर्श अध्यक्ष की पहचान है। आदर्श अध्यक्ष वह होता है जो अपने इस कार्यकाल को प्लेटफॉर्म नहीं मानता। अभी जब मई महीने में चुनाव हुए, उसके बाद एक जगह के अध्यक्ष, मंत्री आदि की टीम आई और मैंने उन्हें कहा कि ये एक मौका है जहां पे आप लोग सेवा कर सको। तो उन्हीं में से एक भाई बोला, हाँ भाई ध्यान रखना, ये प्लेटफॉर्म मिला है। मैं कहा ये प्लेटफॉर्म कोई रेलगाड़ी नहीं है जो आपको प्लेटफॉर्म मिला है। कुछ लोग समझ लेते हैं कि अध्यक्ष बनना एक प्लेटफॉर्म मिलना है या एक स्टेज मिलना है जहां से आकर के आप समाज के सामने प्रस्तुत हो सको। यह कोई रंगमंच या ड्रामाबाजी नहीं है कि अध्यक्ष बन गए, अब जहां जहां हो सके मेरा नाम लगा दूं, मेरी फोटो लगा दूं, मैं जितनी न्यूज में आ सकूं, अध्यक्ष फलाण फलाण चंद। यह प्लेटफॉर्म नहीं है। यह एक धर्म संघ की सेवा का अवसर मिला है और यह अवसर आपको इसलिए दिया गया है कि आप संघ और संघपति की उन्नति में अपने श्रम और समय का नियोजन कर सको। तो आदर्श अध्यक्ष वह होता है जो सभा संस्था को प्लेटफॉर्म नहीं, एक सेवा का माध्यम मानता है। आदर्श अध्यक्ष वह होता है जो संघ और संघपति के प्रति ही नहीं, अपनी पेरेंट बॉडी के प्रति भी उतना ही समर्पित और निष्ठावान होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी जब महासभा के बारे में कोई बात सुनते हैं तो बोलते हैं नहीं, महासभा के बारे में आप ऐसी बात नहीं कर सकते क्योंकि यह हमारी मातृ संस्था है। आज इसका भी अपना सम्मान है। क्यों है? क्योंकि यह गुरु दृष्टि की आराधना करती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो महासभा का नुकसान हो जाए पर मेरी पूंछ ऊंची रहनी चाहिए, इस विधा में चल जाते हैं। उनके पास यदि कहीं से कोई व्हाट्सएप आया तो आगे 6 जगह और फॉरवर्ड कर जाते हैं। मजा लेने में क्या जाता है? बंधुओं, यह गलत है। अध्यक्ष आदर्श वह होगा जो हर सभा संस्था में 19-21 बात तो आपके घर में भी होती है। तो यह सभा संस्था कोई देवलोक से आके टपकी हुई चीज नहीं है। उसे कैसे परोटी जाए, उसे कैसे संभाली जाए, इस दिशा में प्रयत्न करे, वह अध्यक्ष आदर्श होता है। अन्यथा क्या होगा कि यदि इसी तरीके से राजनीतियां चलती रही तो आने वाले बच्चे जो आना नहीं चाहते, उसका सबसे बड़ा रीजन है, कहते हैं कि वहां जाते हैं वहां राजनीति बहुत है। उन्होंने कभी देखी या नहीं देखी पता नहीं, पर उनके मन में एक हौवा या एक भय बैठा हुआ है कि वहां जाएंगे समाज में गंदगी है। क्या समाज में गंदगी है? चंद 2% लोगों के गंदगी फैलाने से क्या समाज में गंदगी हो जाती है? कभी नहीं। 98% लोग ऐसे होते हैं जो निष्ठा के साथ, डेडिकेशन के साथ संघ, संघपति और सभा संस्था की सेवा करते हैं। वो अपना घर बार की ओर ध्यान न दे करके संघ की सेवा में नियोजित होते हैं। ऐसे लोगों की ओर देखना चाहिए। मक्खी होगी उसको तो जहां भी जाओ वहां गंदगी नजर आएगी। तो हम ये देखें कि हमारे सभा संस्था में ऐसे कितने लोग हैं जो अपना सब कुछ गुरु इंगित के प्रति निछावर कर देते हैं। आदर्श अध्यक्ष वह होगा जो निष्ठावान के साथ साथ आचारवान हो। अध्यक्ष आप किसके हो? कांग्रेस, बीजेपी या जदयू के नहीं। अध्यक्ष आप हो तेरापंथी सभा के। और यदि तेरापंथ के संस्कार आपके भीतर न हो तो अध्यक्ष बनना बेकार है। तेरापंथी श्रावक होने के संस्कार न हो तो आप श्रावकों का नेतृत्व कैसे करोगे? अध्यक्ष बनने का अर्थ है कि वह अध्यक्ष आचारवान होना चाहिए। श्रावक के आचार उसकी जानकारी में होने चाहिए कि श्रावक के लिए क्या करणीय है, क्या अकरणीय है। मुझे नहीं पता कि 500 अध्यक्ष में से ऐसे कितने अध्यक्ष हैं जिनका यह नियम हो कि मेरे क्षेत्र में यदि साधु साध्वियां, चारित्र आत्माओं का प्रवास होगा तो मैं उनके दर्शन अवश्य करूंगा। चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे छोटा गांव हो, यदि साधु संतों का प्रवास है तो मैं दर्शन अवश्य करूंगा। ऐसे कितने अध्यक्ष हैं?
सप्ताह में रविवार के दिन भाषण देने जाना हो तो पहुंचने वाले मुझे सभी मिल जाएंगे, पर प्रतिदिन दर्शन करने जाना हो तो मैं नहीं कह सकता कि कितने हैं या कितने नहीं हैं। ये एक आत्मालोचन का विषय है। मुझे याद है दिल्ली के एक श्रावक हुए थे, लाला लखी राय, और वे पीतमपुरा में रहा करते थे। पूरे दिल्ली के रेडियस में कहीं पे भी साधु साध्वियां हो तो वे उनके दर्शन किए बिना नाश्ता भी नहीं करते थे, और शायद भूल न करूं तो पानी भी नहीं पीते थे। 30-30 किलोमीटर दूर जाके चाहे 12 बजे दर्शन करो, पर दर्शन करना उनका अनिवार्य नियम था। क्यों भाई डाल जी, याद होगा। आज भी उनका बेटे सुशील जी आदि हैं, प्रतिदिन उनका एक भाई कम से कम साधु संतों के दर्शन करने अवश्य जाएगा, चाहे रात के 11 ही क्यों न बजो। वो कहते हैं इतना पिताजी जितना नियम तो हम नहीं पाल सकते, पर इतना हमने भी कर रखा है। दूर क्यों जाऊं, बजरंग जी जैन बैठे हैं बेंगलोर वाले, आज भी वे जहां साधु साध्वियां होती है, चाहे कितने ही दूर क्यों न हो, दिन में एक बार दर्शन करना उनका नियम है। तो क्या ये हमारे सभी अध्यक्ष 2 साल के लिए नहीं कर सकते कि जब तक मैं अध्यक्ष रहूंगा तब तक मेरी एरिया में यदि साधु साध्वियों का प्रवास होगा तो प्रतिदिन दर्शन करने अवश्य जाऊंगा। इतना श्रावक का धर्म तो उनमें होना ही चाहिए। वे सामायिक करते हैं या नहीं करते हैं। प्रातः काल प्रवचन में आचार्य प्रवर ने खड़ा किया, अनेक अध्यक्ष खड़े हुए कि वे सामायिक करते हैं, बहुत खुशी की बात है। तो अनेक अध्यक्ष ऐसे भी थे जो नीचे बैठे थे, सोच रहे थे कि काश हम भी करते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो बंधुओं, अब भी दूर नहीं है, जब जागे तभी सवेरा। हो सके तो आप सामायिक अवश्य करें, क्योंकि हम जिस संस्था के अध्यक्ष हैं वह संस्था एक धार्मिक संस्था है, सामाजिक संस्था है, कोई राजनीतिक संस्था नहीं है। तो इसमें तो हमारे धर्म के संस्कार होने ही चाहिए। महासभा का या सभा का अध्यक्ष ईमानदार होना चाहिए कि बाजार में भी उसकी एक प्रतिष्ठा हो कि ये पार्टी बेकार नहीं है, बेईमान नहीं है। इसे यदि पैसा दिया भी गया है तो ये नहीं कि ये पार्टी खड़ी हो जाएगी या उठ जाएगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि सभा का अध्यक्ष तो बहुत भला होगा तभी अध्यक्ष बनाया है, और उसको वो भरोसा करके दे भी देते हैं, और बाद में हाथ खड़ा कर दिया, क्या कर लोगे। लोग भ्रम में आ जाते हैं कि सभा का अध्यक्ष है मतलब बहुत भला है। एक बार तो हम लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ कि कहीं पे 2-3 व्यक्तियों का एक बायोडाटा आया हुआ था, किसी एक का सिलेक्शन करना था। एक आदमी के लिखा हुआ था सभा का अध्यक्ष 10 वर्ष तक रहा। तो सोचा जरूर से यह समाज का प्रतिष्ठित आदमी होगा कि वह 10 साल तक उस सभा का अध्यक्ष रहा है, मतलब समाज में स्वीकार्य है, और उसका चयन हो गया। बाद में कुछ व्यक्ति आए, बोले महाराज आपने उन्हें कैसे किया। भाई समाज में वो बोले कि महाराज उन्होंने 10 साल तक चुनाव ही नहीं कराया, वो तो बड़ी जबरदस्ती कोर्ट कचहरी करके उन्हें हटा के चुनाव कराना पड़ा। तो ये जरूरी नहीं है कि सभा का अध्यक्ष होने से ही वह आदर्श हो जाएगा। सभा का अध्यक्ष यदि आचारवान है तो ही वह आदर्श की श्रेणी में आ पाएगा। सभा का अध्यक्ष नशा मुक्त होना चाहिए। हमारे गुरुदेव 15,000 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करके सर्दी गर्मी बारिश की परवाह किए बिना, पहाड़ नदी नालों को देखे बिना लोगों को नशा मुक्त करने के लिए निकलते हैं। और उसके सभा का अध्यक्ष यदि सिगरेट पीता, दारू पीता मिल जाए, तो कहीं पे छुप करके गुटखा खाता मिल जाए, तो होना नहीं चाहिए। और यदि कोई है तो मैं तो साफ शब्दों में कहता हूं, उन्हें अपना त्याग पत्र विसर्जन कर देना चाहिए कि मेरी अभी ऐसी स्थिति नहीं है, मैं अभी इस लायक नहीं हूं। आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं बनाया है कि आपको बनना ही पड़ेगा। यदि मेरी योग्यता नहीं है तो योग्यता अर्जित करने का प्रयास करूं। जब तक योग्यता हासिल न हो अध्यक्ष बनने की कोशिश न करें। नशा मुक्त जीवन तो श्रावक का होना ही चाहिए, और अध्यक्ष हो तो फिर कहना ही क्या। तो हमारा अध्यक्ष कैसा हो, आचारवान हो, वही अध्यक्ष आदर्श की स्थिति में आ सकेगा। इसके साथ साथ कोरा आचार कभी भला नहीं कर सकता, उसे ज्ञान भी होना चाहिए। आदर्श अध्यक्ष
ज्ञानवान होना चाहिए। यदि उसे जैन धर्म का, तेरा पंथ का बेसिक नहीं आता हो, जो मूलभूत सिद्धांत है वे भी नहीं आते हो, तो यदि उसे कोई कभी कभार चर्चा में पूछ ही ले कि बोलो श्रावक जी, आश्रव जीव का अजीव। अब मैं किसी को पूछने नहीं जाऊंगा, पर मुझे पता है, मैं चेहरे से भी जानता हूं, नाम से भी जानता हूं। उन्हें यदि मैं पूछ लूं कि आश्रव किसे कहते हैं, तो बहुत सारे अध्यक्ष होंगे जिन्हें बैठना पड़ेगा। यह बंधुओं एक बेसिक है। 9 तत्वों का ज्ञान यदि हमें नहीं हो तो हम कैसे बताएंगे कि जीव क्या, अजीव क्या, पुण्य क्या, पाप क्या, आश्रव संवर निर्जरा क्या है, पुनर्जन्म पूर्व जन्म का सिद्धांत क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, आस्तिक्य में हमारा विश्वास है या नहीं, सृष्टि के विषय में जैन धर्म की मान्यता क्या है। ये जानकारी तो हर अध्यक्ष को होनी ही चाहिए। हो सके तो महासभा को एक छोटा सा सिलेबस बना देना चाहिए कि इसकी परीक्षा देने के बाद आप अध्यक्ष के लिए पर्चा भर सकते हो, उससे पहले नहीं। उसमें कुछ जानकारी जैन धर्म की हो, कुछ जानकारी तेरापंथ के सिद्धांत की हो कि हमारी दान दया की मान्यता क्या है, मूर्ति पूजा के विषय में हमारी मान्यता क्या है, हमारे अपने मौलिक मर्यादाएं क्या है। तेरापंथ की जानकारी के साथ आप वो भी डाल दें कि सभा संचालन किस तरीके से करना चाहिए। आज कोई एक आईएएस बनता है तो उसे एग्जाम देना पड़ता है, कोई यदि कैट नेट में भी भर्ती होता है तो एक सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन भरने पड़ते हैं। वैसे ही एक परीक्षा शुरू की जानी चाहिए जिसमें तत्व ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, संघीय ज्ञान, सामाजिक ज्ञान और थोड़ा बहुत संविधान का ज्ञान भी हो। उतना ज्ञान है, पास किया हुआ है, वही अध्यक्ष के लायक बन सकता है। आदर्श अध्यक्ष वह होना चाहिए जो ज्ञानवान हो। इसके बाद आदर्श अध्यक्ष संस्कारवान भी होना चाहिए। यदि उसके भीतर में संस्कार अच्छे नहीं है तो वो लोगों को साथ लेके चल नहीं पाएगा। बहुत से अध्यक्ष ऐसे होते हैं जो वाणी के बहुत मीठे होते हैं, तो कोई कोई अध्यक्ष ऐसा भी होता है जिसे वाणी का विवेक कम होता है और बोल करके फंस जाता है। रही मन जिब्बा बावरी, कह गई आल पंपाल, आपू ही तो भीतर गई और जूती खाए कपाल। ये जीभ तो बावली है, आल पंपाल बोल करके खुद तो भीतर चली जाती है और कपाल को जूतियां खानी पड़ती है। तो वो कभी कभी 2 जन की बातचीत में या 10 जन की बातचीत में कोई चलता सा कमेंट मार देते हैं और फिर जब वो बात बढ़ जाती है तो उन्हें सोचना पड़ता है कि नहीं बोलता तो अच्छा रहता। तो 2 साल कम से कम अपने वाणी का विवेक रखें। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी विषय में जहां तक पूरी जानकारी न हो उसकी आलोचना समालोचना न करें। इससे आपका कार्यकाल बहुत अच्छी तरीके से बीत सकेगा और आप एक आदर्श अध्यक्ष की श्रेणी में आ सकेंगे। खुद के संस्कार ही नहीं, उसके परिवार में भी संस्कार होने चाहिए। यदि परिवार संस्कारी नहीं होगा और वो किसी परिवार में जाके बोलेगा भाई आपके घर में कैसे है, सीधा टका सा जवाब आएगा भाई जी पहली थे थाको घर देख लो। तब क्या जवाब दोगे? तो मेरे परिवार के संस्कार कैसे हैं उसे भी टटोलने की कोशिश करूं। कितने अध्यक्ष ऐसे हैं जिनका बेटा महाराज के रेगुलर दर्शन करने जाता हो। सबसे पहले यदि कोई दूर होता है तो वो अध्यक्ष का बेटा होता है। बंधुओं, ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, ये मैंने जो देखा है। यदि नाम लेने जाऊं तो समाज के 100 प्रतिष्ठित लोगों के नाम लूं तो 80 के बेटे ऐसे मिलेंगे जो संवत्सरी के सिवाय शायद महाराज के ठिकाने लोकल लेवल पे नहीं आते। वो नहीं आते, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि वो जब जाते हैं तो देखते हैं कि इसने भाषण दिया, उसने भाषण दिया, इसने मोमेंटो दिया, उसने मोमेंटो दिया। धर्म संघ की संस्थाएं हो गई 25। अब 25 के 25 5 मिनट बोलेंगे, 2 मिनट वही संबोधन होगा, मुनिषी के चरणों में वंदन, उसके बाद आए हुए सारे अतिथियों का नाम, उसके बाद ये, और उसके बाद यही संवत्सरी की खमत खामना, और उसके बाद बैठ जाएंगे। अब 25 अध्यक्ष खड़ा होगा, बैठेगा, बोलेगा, खड़ा होगा। वो बोलता है 1 घंटा में गया, मुझे क्या फायदा हुआ, मुनिषी तो 10 मिनट बोले।
और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे आने वाले लोग या बच्चे कह रहे हैं। तो इसलिए उन बच्चों को यदि जोड़ना है तो उनको संस्कार देना होगा, और आपके भाषण की बजाय चारित्रात्माओं के वक्तव्य को प्रमुखता दें, तो वे बच्चे सभा संस्थाओं के साथ ही नहीं, धर्म संघ के साथ जुड़ेंगे। आदर्श अध्यक्ष वह होगा जिसके बेटे पोते ज्ञानशाला में जाएं। आप पूरी ज्ञानशाला के लिए फ्री बसें चला रहे हो और आपका पोता बोले महाराज इसको तो स्कूल से टाइम नहीं मिलता, बहुत बिजी शेड्यूल है, तो क्या बाकी के बच्चे निकम्मे हैं? ऐसा नहीं। मेरा बेटा या पोता है, चाहे उसकी एक ट्यूशन मिस करानी पड़े, 5% नंबर कम आ जाए, पर यदि उसमें संस्कार नहीं आए तो बंधुओं में आज भी चेतावनी देता हूं, 10 साल 20 साल बाद जब वो कोई गलत एक्शन उठाएगा तब सोचते कि काश मैंने उसको ज्ञानशाला में भेजा होता। तो इसलिए हर अध्यक्ष का बेटा पोता ज्ञानशाला में जाना ही चाहिए। वो जाएगा तो बाकी लोगों के बेटे बेटियां भी ज्ञानशाला में जाएगी और संस्कारवान बनेगी। तो संस्कार बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ऐसे ही आदर्श अध्यक्ष कौन? जो व्यवहारवान हो। आचार बहुत अच्छा है, ज्ञान भी बहुत अच्छा है, संस्कार भी अच्छा है, व्यवहार में पोल चला जाता है, तो वो अध्यक्ष आदर्श नहीं बन सकता। क्योंकि सभा संस्था में तो सर्वोपरि व्यवहार होता है जो रोज काम आता है। आपका टीम वर्क कैसा है? आप अपने उपाध्यक्ष, मंत्री या सहमंत्री या कार्य समिति के लोगों को काम करने का अवसर देते हैं या नहीं देते? ऐसा तो नहीं जहां कहीं भी जाना हो मैं हूं, काम तो करे बेचारी कार्य समिति, और जिस समय में क्रेडिट जीमने का मौका है तो अध्यक्ष जी तैयार। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक सामाजिक संस्था है। हर व्यक्ति को तैयार करने की कोशिश करें, उसे अवसर दें और कार्य करने की स्वतंत्रता दें। एक आदमी को कह तो दिया कि तुम ये काम कर लो, पर वो मेरे बिना पूछे एक पत्ता भी हिला नहीं सकता, तो हाथ पैर बांध के बोल दिया जा बेटा नदी तैर ले, और फिर वो बोलता है कि नदी तैरता नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो करेगा कैसे? आप अपनी टीम को स्वतंत्रता दें, वो काम करेगा, नाम तो आपका ही होना है। आचार्य प्रवर प्रत्येक साधु साध्वी को स्वतंत्रता देते हैं कि तुम क्षेत्र में जाओ, काम करो। रोज रोज ये नहीं मानते कि आज तुम्हारा भाषण का सब्जेक्ट क्या है, पहले मुझे पूछो उसके बाद देना। सभा संस्थाओं को स्वतंत्रता है कि ये गाइडलाइंस है, इसके बाद आप अपना काम करो। तो वैसे ही हर अध्यक्ष अपनी टीम को वह स्वतंत्रता दे, वह अध्यक्ष आदर्श अध्यक्ष के रूप में आ सकेगा। अध्यक्ष आदर्श वह होगा जो समाज की कठिनाई में खड़ा रहे। जैसा कि अभी मुनि विस्तृत कुमार जी ने कहा था, सभा के अध्यक्ष को समाज के माँ बाप की तरह जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। घर में कोई कठिनाई हो तो खड़ा रहते हैं, वैसे ही समाज में किसी के भी कोई कठिनाई आ जाए तो वहां पे खड़ा रहना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन कैसे हो सके। कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि एक कठिनाई बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, वह है तलाक की समस्या। और वह समस्या कैसी है, एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार एक कर्मचारी अपने मालिक के पास आता है और कहता है कि साहब छुट्टी चाहिए। बोला क्या हुआ? बोला बाप मर गया। ठीक है जाओ। कुछ दिन बाद फिर आता है, साहब छुट्टी चाहिए। बोला क्या हुआ? बोला माँ मर गई। फिर 15-20 दिन की छुट्टी पे चला गया। कुछ महीने बीते, फिर आया, बोला साहब छुट्टी चाहिए। बोला क्या हुआ? बोला बाप मर गया। अब उसे कौन सा याद रहता था, सैकड़ों कर्मचारी थे, उसने कहा जाओ। कुछ महीने बीते, फिर आया, बोला साहब छुट्टी चाहिए। बोला क्या हुआ? बोला माँ मर गई। कुछ दिन बाद फिर पहुंच गया, बोला साहब छुट्टी चाहिए। पूछा क्या हुआ? बोले बाप मर गया। उस अधिकारी को याद आया, बोले यार तेरा बाप तो पहले भी मरा था ना। बोले मरा तो था, पर क्या करूं साहब, जब बाप मरता है तो माँ दूसरी शादी कर लेती है, माँ मरती है तो बाप दूसरा शादी कर लेता है। तो कुछ ऐसी ही स्थिति होने लगी है। पहली बार तलाक हुआ, दूसरे के साथ शादी हुई, दूसरी बार हुआ, तीसरे के साथ हुई, आके घर बैठ गए, कोई परवाह नहीं। और कुछ नहीं तो एक दहेज का केस डला दो, चाहे वो सच्चा हो चाहे झूठा हो।
चाहे हुआ हो या न हुआ हो, वकील कह देगा भैया ये सारे चार्ज लगा दो, आपके पैसे मिल जाएंगे, और कुछ नहीं तो उसको हरेसमेंट करो कि उसकी दोबारा शादी न हो सके। पता नहीं ऐसी रोज कितनी कितनी कहानियां गांव गांव गली गली से सुनाई देने लगी है। क्या इसमें सभा का, समाज का कोई भूमिका नहीं है? माना कि आप कानून हाथ में नहीं ले सकते, आप उसे समाज से बहिष्कृत नहीं कर सकते, यह अधिकार आपको नहीं है, पर क्या आप वहां बीच में कहीं समझाने भी नहीं जा सकते? क्या समाज में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है चार जो जाके बैठ के उनका आपस में निपटारा करा दे, कोर्ट के बाहर, पुलिस के बाहर, कि समाज में एक सौहार्द का वातावरण हो? जब आए दिन पार्टियां फेल होती है, लोगों की देनदारियां बचती है और सभा को भी पता है कि यहां गड़बड़ी हुई है, तो क्या वो जिसको फेल हुआ है उसके पास जाके चाहे उससे सिंपैथी दिखाए, उसके तकलीफ है तो, नहीं है तो जिसका डूबा उसके प्रति सहानुभूति दिखाए, पर कम से कम चुपचाप तो न रहे। ये तो न हो कि धृतराष्ट्र की तरह हम बैठ जाएं और देखते रहे जो हो रहा है होने दो। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। सभा का कर्तव्य है समाज के सुख में, दुख में, हर स्थिति में प्रत्येक तेरापंथी के साथ खड़ा रहे। एक यदि तेरापंथी को पुलिस यदि पूछताछ के लिए ले जाए और पूरा समाज थाने के बाहर खाली खड़ा हो जाए, तो उसे कहेंगे कि जैनों की एकता, समाज की एकता। संथारा का प्रकरण उठा, पूरा जैन समाज लाखों की संख्या में सड़क पर आ गया, तो क्या ऐसा होता है कहीं? हम देखते हैं उसका जाने वो जाने कौन लफड़े में जाए, ठीक है, पर सभा के अध्यक्ष का दायित्व तो वही होगा, आदर्श अध्यक्ष हो कि मैं मेरे साधर्मिक भाई की जैसे हो सके सहयोग करने की कोशिश करूं। आदर्श अध्यक्ष की कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा जो वर्तमान में भी लागू होती है। कुछ चीजें तो है जो आपको बनने से पहले आप में होने चाहिए, कुछ चीजें हैं जो बनते समय होने चाहिए। आदर्श अध्यक्ष मैं उसे मानूंगा जिसे समाज मनुहार करके लाए कि भाई आपको अध्यक्ष बनना है। वो न बोले कि मुझे अध्यक्ष बनना है, या तो साम दाम दंड भेद। अभी मई महीने में चुनाव हुआ था और महासभा के एक आह्वान पे 500 सभाओं ने चुनाव कराया। यह कोई मामूली बात नहीं है कि 550 सभाओं में 500 सभाएं चुनाव करा बैठे, और उसमें वो लोग आदर्श अध्यक्ष हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल का विसर्जन करके चुनाव करवाया। उन्हें पता था दोबारा हम नहीं आ सकते, फिर भी संघपति की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने चुनाव करा दिया। वे अध्यक्ष आदर्श अध्यक्ष हैं। बद्रीलाल जी पितलिया बैठे बेंगलोर के, पता नहीं उन पे कितना दबाव था कि आपको चुनाव नहीं कराना है, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, महासभा का निर्देश है तो चाहे मेरा कार्यकाल 1 साल कम हो जाए पर मुझे चुनाव कराना है। ऐसे एक बद्रीलाल जी नहीं, कितने ही बद्रीलाल जी होंगे जिन्होंने अपने पद का विसर्जन किया है। तो कहीं कहीं पे ऐसे भी लोग थे, वे बोलते हैं महासभा के अध्यक्ष को क्या एसी चैम्बर में बैठे बैठे ऑर्डर झाड़ने में क्या जाता है। उन्हें नहीं पता कि महासभा का अध्यक्ष 250 सभाओं में डोर टू डोर घूम के आ चुका है। उन्होंने शायद फलसून और केसुम्बला सभाओं का नाम भी नहीं सुना होगा, जहां पे अध्यक्ष मई महीने में गर्मियों में जैसलमेर की रेगिस्तानी इलाके में भी दौरा करते हैं। उन्हें लगता है महासभा के अध्यक्ष को क्या एसी चैम्बर लगा हुआ होगा। महासभा के अध्यक्ष की बात नहीं बंधुओं, ये बात है संघपति के इच्छा की, ये बात है महासभा के निर्देश की। तो क्या फर्क पड़ेगा, 6 महीने बाद चुनाव करा लो तो कोई आप राजा भोज बनने वाले नहीं हो। यदि उसी समय करा लिया होता तो क्या घट जाता। अध्यक्ष वैसा होना चाहिए जो संघपति के इंगित इशारे के प्रति समर्पित होना चाहिए। और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उन लोगों से मैं कुछ सलाह देना चाहूंगा कि अध्यक्ष आदर्श वह होना चाहिए जो सेकंड टर्म की इच्छा न करे। क्योंकि बंधुओं, पहला टर्म आपके चढ़ने का होता है। आपने बहुत अच्छा काम किया, चोटी पे पहुंच गए, उसके बाद दूसरा टर्म किसका होगा? नीचे उतरने का। और तीसरे टर्म की इच्छा की तो कहां जाओगे? खड्डे में।
तो कभी भी आदर्श अध्यक्ष एक बार सेवा का मौका मिला, उसके बाद अब मेरा ये साथी है, ये मेरे साथ उपाध्यक्ष था, ये मंत्री था, ये सहमंत्री था, ये कोषाध्यक्ष था, ये सब लायक है, इन्हें मौका दो। ये नहीं कि मैं कुर्सी से फेविकॉल लगा के चिपक जाऊं। आदर्श अध्यक्ष वह होना चाहिए जिसने एक बार सेवा की, अब आगे आने वाले के लिए रास्ता प्रशस्त करे। आदर्श अध्यक्ष वह होना चाहिए जो सभा के प्रतिनिधि सम्मेलन में आए। यह भी मेरा एक बिंदु है, क्योंकि यहां पे मुझे जहां तक जानकारी है 550 अध्यक्ष में से 150 से ज्यादा अध्यक्ष नहीं आए हैं। सभाएं चाहे 200 आई हो, पर अध्यक्ष आए हो ऐसे 150 के आसपास ही होंगे। यदि आपको साल में 3 दिन निकालने का समय नहीं हो, तो आप क्यों बिना मतलब अपना समय व्यर्थ करते हैं? यदि आप 3 दिन किसी एक प्रतिनिधि सम्मेलन में जो आपके लिए आयोजित किया जा रहा हो उसमें ही न जा सके और सभा के अध्यक्ष पे बैठे रहे, तो आदर्श की श्रेणी में कैसे आएंगे? और सारे सभा के अध्यक्ष यही सोच लें कि भाई हमारे क्या है, सूचना तो आई जाएगी, महासभा की विज्ञप्ति आई जाएगी, अभ्युदय में आई जाएगा, जाके क्या करेंगे? या यहाँ आ गए और सोच बैठे कि क्या मेला खेला है, देश भर के लोग आएंगे, उनसे मिलना जुलना हो जाएगा, गुरुदेव के दर्शन हो जाएंगे, साधु संतों की सेवा हो जाएगी, बहुत अच्छा। पर हमारा जो मूल लक्ष्य है वह है कि हमारा धर्म संघ उन्नति कैसे करे, इसके विषय में चिंतन करना, निर्णय करना और उसको क्रियान्वित करने का प्रयास करना। तो आदर्श अध्यक्ष वह होगा जो तेरापंथी सभा प्रतिनिधि सम्मेलन को सीरियसली लेता हो। आदर्श अध्यक्ष वह है जो अपने जीवन में अर्थात अपने कार्यकाल में अपने उत्तराधिकारी को तैयार करे। ये न सोचे कि मेरे बाद कौन, ये होना चाहिए कि इतने जन लायक हैं, मेरे बाद किसे बनाऊं? किसी को भी बना दे, सभी लायक हैं। यदि आपने तैयार ही नहीं किया तो आगे ये परंपरा चलेगी कैसे? तो आदर्श अध्यक्ष वह होना चाहिए जो अपने उत्तराधिकारी को तैयार करे, तैयार ही न करे अपितु उसके बनने के बाद उसका सहयोग करे। बंधुओं, मैं बहुत खास बात कह रहा हूं। अध्यक्ष का कर्तव्य यह होता है कि अपने आगे आने वाले अध्यक्ष का सहयोग करना। और महासभा के पदाधिकारियों से तो यह कहना चाहूंगा कि एक ये जो शब्द काम में लेते हैं वो थोड़ा अच्छा शब्द नहीं है, उसे बदलने की दिशा में सोचना चाहिए। वो शब्द क्या है? भूतपूर्व अध्यक्ष। अब वो भूतपूर्व बनते ही भूत की तरह वर्तमान के पीछे पड़ जाता है। इसके कार्यकाल को कैसे फेल करूं? और एक अध्यक्ष नहीं, 1, 2, 3 जितने होते हैं, जी मुझे कुर्सी नहीं दी, मुझे मंच पे नहीं बिठाया, मुझे संरक्षक परामर्शक नहीं बनाया, अब देखता हूं। तो ये भूत नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए देवपूर्व, कि वो देवता की तरह आशीर्वाद दें। ऐसा नहीं हो जाए कि वो भूत की तरह पीछे पड़ जाए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि अध्यक्ष क्या चाहता है कि मैं एक आदमी को अध्यक्ष बनाऊं, और वो कौन होगा? डमी कैंडिडेट। चलेगा मेरे इशारे पे, चूंकि 2 कार्यकाल से ज्यादा कर नहीं सकता, तो जैसे हमारे पंच सरपंच नहीं करते अपनी पत्नी को अध्यक्ष बना दो, वैसे ही किसी एक आदमी को उठा के अध्यक्ष बना दो, चूंकि सारे वोट तो मेरे पास ही हैं, और मंत्री मेरी इच्छा का बनना चाहिए ताकि इधर उधर सिरके तो उसको सिरका दूं। ये भावनाएं नहीं होनी चाहिए। तो भूतपूर्व की जगह यदि या तो अभूतपूर्व या देवपूर्व हो कि वे देवता की तरह वर्तमान अध्यक्ष पे आशीर्वाद बरसाए रखें, और यदि वो देवपूर्व होगा तो वर्तमान अध्यक्ष उसकी पूजा अर्चना करेगा। भूतपूर्व सुनते ही वो उससे दूर भागता है, कहीं ये चिपक न जाए। तो इसलिए आदर्श अध्यक्ष वह होना चाहिए जो उतरने के बाद सभा संस्था में सकारात्मक रूप से मार्गदर्शन दे, पर नकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास न करे। यह न सोचे कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चला दूं। आदर्श अध्यक्ष वह होता है जिसने
अपने श्रम को, समय को, किसी संस्था को खड़ा करने में, सिंचन देने में अपने 2-2 साल, 4-4 साल लगाए हैं, उस संस्था की उन्नति में सहायता करे, अपने अनुभवों को उनको शेयर करे और अपने बेटे को, क्योंकि वर्तमान अध्यक्ष तो आपका बेटा पोता है, तो जो भूतपूर्व या अभूतपूर्व अध्यक्ष हैं वे उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो वह आदर्श अध्यक्ष के रूप में जाना जा सकता है। और भी बहुत सी कसौटियां हो सकती है आदर्श अध्यक्ष की। कुछ बिंदुओं की और मैंने आप लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। यदि बंधुओं इस दिशा में हम आगे बढ़े, आचारवान बने, श्रद्धावान बने, ज्ञानवान बने, संस्कारवान बने, व्यवहारवान बने, तो हम ही आदर्श अध्यक्ष नहीं, हमें देख करके हमारे आगे आने वाले अध्यक्ष को भी वैसा ही बनना पड़ेगा। और यदि वे आदर्श होंगे तो उनके जीवन को देख करके बाकी लोगों को भी ये प्रेरणा मिलेगी कि हमें आदर्श जीवन जीना चाहिए, क्योंकि हमारा अध्यक्ष ऐसा है, महाजनों ये न गतः सपंथा। तो एक आदर्श अध्यक्ष के रूप में, चूंकि आप लोगों का कार्यकाल मई महीने में शुरू हुआ है और जमा 3 महीने नहीं हुए, किसी को 2 महीने, किसी को 2.5 महीने, तो 20 महीने का, 22 महीने का लंबा सफर आपके सामने है। इन सारी चीज़ों को याद रख के आप अपने कार्यकाल को आदर्श बनाने का प्रयास करें, तो आप भी आदर्श अध्यक्ष कहलाने के योग्य हो जाएंगे और आपका कार्यकाल भी आदर्श कार्यकाल कहला सकेगा।